नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एमपीटीवी इंडिया। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर के जाने माने न्यूरोसर्जन और न्यूरो इंटरवेंशन विशेषज्ञ डॉक्टर चिराग हिरानी से। डॉक्टर हिरानी ब्रेन और स्पाइन से जुड़ी जटिल बीमारियों के आधुनिक और उन्नत इलाज के लिए जाने जाते हैं। चाहे बात हो स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन सर्जरी या एंडोस्कोपिक व न्यूरो इंटरवेंशन तकनीक की, तो डॉक्टर चिराग हिरानी का नाम और उनका अनुभव कई मरीजों को नई जिंदगी दे रहा है। आज हम उनसे समझेंगे कि ब्रेन और स्पाइन सर्जरी कितनी ज़रूरी होती है, क्या बिना सिर खोले भी ब्रेन का इलाज संभव है, स्ट्रोक में गोल्डन आवर क्यों सबसे अहम है और आधुनिक तकनीकों ने न्यूरो सर्जरी को कितना सुरक्षित बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत और सवालों का सिलसिला। स्वागत है डॉक्टर साहब एमपीटीवी इंडिया में आपका। सवालों का सिलसिला हम चालू करते हैं। तो पहला सवाल हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि ब्रेन या स्पाइन की जो सर्जरीज होती है वो कितनी सुरक्षित होती है। ब्रेन की जो सर्जरीज आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या इवन 5 साल पहले जो चल रही थी, उसमें आप पूरा स्कैल्प खोल के, चमड़ी पे इंसिशन दे के, बोन हटा के, उसके बाद ट्यूमर हुआ, एवीएम हुआ, एनिज्म हुआ, कोई भी पैथोलॉजी मतलब कोई भी बीमारी है, उसका आपको पूरा खोल के उसको ऑपरेशन करना पड़ता जी। इस टाइम पे हमारे पास क्योंकि न्यूअर टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमारे पास एंडोस्कोप जैसी सुविधाएं हैं जो कि एक मिनिमल इन्वेजिव, मतलब कम से कम चीरा या कम से कम चीरफाड़ करने वाली सुविधा हो जाती है। एंडोस्कोप आपको ये फैसिलिटी देता है, जैसे एक एग्जांपल में पिट्यूटरी सर्जरी हुई, जिसे आप नाक के थ्रू सर्जरी कर सकते हैं। आपको पेशेंट को कोई इंसिशन नहीं देना, कोई चीराफाड़ नहीं करनी, कोई हड्डी नहीं खोलनी, पेशेंट को बाहर से कोई निशान नहीं बनेगा। उसका जो पहले ट्यूमर बीचों बीच अंदर पड़ा है वो निकालने के लिए खूब सारा ब्रेन को चीरफाड़ करनी पड़ती थी, वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आज की तारीख में ब्रेन सर्जरीज या इवन स्पाइन सर्जरीज काफ़ी बेटर, काफ़ी पेशेंट के लिए काफ़ी हीलिंग वाली हो चुकी है। सेफ्टी प्रोफाइल उनकी काफ़ी बढ़ चुकी है। एक टाइम पे न्यूरो सर्जरी 5% 10% तक ही पेशेंट जिंदा रहने की कंडीशन रहती थी जी। इस टाइम पे हार्डली 5% 10% में ही रिस्क रह जाता है। क्या ये सच है कि बिना सिर खोले स्ट्रोक का इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रोक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका इलाज हमें समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेशेंट को जब लकवा आया, स्ट्रोक हुआ जी, वो अगर हॉस्पिटल टाइम एक 4.5 मतलब 4.5 से 6 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, हम उसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, थ्रोम्बोलिसिस इनका ऑप्शन दे सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 50% तक पेशेंट्स में उन्हें रिकवर करवा सकती हैं। व्हेन आई से 50%, इसका मतलब कि 100 पेशेंट्स से अपने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करना पड़ा जो स्ट्रोक के साथ आए थे, कम से कम 50 होंगे जो अपनी बाकी की ज़िंदगी उस परमानेंट लकवे के बिना निकालेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सक्सेस है। ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे आज से कुछ साल पहले आपके लिए एंजियोप्लास्टी एक नई चीज़ थी, आज वैसा ही स्ट्रोक का ये ट्रीटमेंट है। एक तार के ज़रिए होगा, उसमें कोई चीरफाड़ी नहीं, सिर्फ एक सुई का निशान, वो भी 4 दिन 5 दिन बाद वो भी गायब हो जाएगा। लोगों को काफ़ी डर लगता है, तो ऐसे में सवाल है, क्या आजकल ऑपरेशन में कट लगाना जो है वो कम हो गया है? कट लगाना बहुत कम हो चुका है। हड्डी जितना बड़ी पहले हड्डी हटानी पड़ती थी वो बहुत कम हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ हैं, नेविगेशन है, स्टेल्थ स्टेशंस हैं जो आपको और ज़्यादा प्रिसिशन देती हैं और ज़्यादा सेफ्टी बढ़ा देती हैं सर्जरीज की। इवन जिनमें आपको कट देना भी पड़ रहा है, उनमें पहले जहाँ बड़ी हड्डी उठानी होती थी, अब वहाँ छोटे हिस्से उठाने की ज़रूरत पड़ती है। और क्या ये जो प्रक्रिया होती है सारी, इसके दौरान कोई बड़ा खतरा भी होता है क्या? बड़ा खतरा किसी भी न्यूरो सर्जरी प्रोसीजर में, जब आप जितना बड़ा इंसिशन दे रहे हैं उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस है। यूजुअली जिसमें न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है, फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट हो, वो अक्सर हमारे तक पहुंचते हुए इतना लेट होता है कि कई बार उसके ब्लड
उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लड थिनर्स पे होते हैं स्ट्रोक वाले पेशेंट्स कई बार, तो उनमें जितना आप कम चीराफाड़ी करेंगे जी उतना आपको फ़ायदा रहेगा एंड पेशेंट को फ़ायदा रहेगा, मेन चीज़। तो इसलिए उतना रिस्क नहीं रह जाता है जितना पहले रहा करता था। न्यूरो इंटरवेंशन क्या होता है और इसका मुख्य काम क्या है, और ये पारंपरिक जो सर्जरीज हैं वो किस तरीके से अलग हैं, ज़रा इसको समझाइए डॉक्टर साहब। न्यूरो इंटरवेंशन सबसे सरल भाषा में समझा जाए तो जिस तरह से हार्ट के केसेस में एंजियोग्राफी हो रही है उसी तरह से आप दिमाग की एंजियोग्राफी कर रहे हैं, उसी तरीके से आप तारों की मदद से छल्ला डालना, स्टेंट डालना, फ्लो डाइवर्टर एक अलग तरह का स्टेंट ही है, इन्हें डालना या ग्लू डालना, जैसे कि गुच्छे के केसेस हैं उनमें ग्लू डलती है, ऑनिक्स कहते हैं, वो डालना, ये सब उस एक तार से कर पाना, यही न्यूरो इंटरवेंशन है। कि एक छोटा सा, या तो आपको एक यहाँ पे मेन नस है रेडियल आर्टरी या जांग में एक फीमोरल आर्टरी, इन दोनों में से किसी एक्सेस को लेकर तार ऊपर अपने उन आर्टरीज में लेके जाना, उनकी बीमारियों को ठीक करना, ये न्यूरो इंटरवेंशन है। और ये न्यूरो इंटरवेंशन में कौन कौन सी मुख्य तकनीकें हैं जो की जाती हैं, ये बताइए। सबसे मेजर है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जो कि आप स्ट्रोक केसेस में कर रहे हैं। एनरिज्म्स, जिन्हें हम नसों में गुब्बारा कहते हैं, उनमें छल्ला डालना मतलब कॉइलिंग, स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग, फ्लो डाइवर्टर असिस्टेड कॉइलिंग, ये प्रोसीजर्स, या एवीएम्स आर्टरीवेनस मैल्फॉर्मेशंस का जो एम्बोलाइजेशन है ये उससे किया जाता है। और ये जो न्यूरो सर्जरी है इसमें कौन कौन सी नई तकनीकें आज के समय में इस्तेमाल हो रही है? न्यूरो सर्जरी में सबसे मेजर रोल अभी इस टाइम पे है, हमारे माइक्रोस्कोप्स जो हुआ करते थे वो अब एक्सोस्कोप्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। माइक्रोस्कोप में पहले इंसान देखता था, जो सर्जन है वो देखता था, उसे ही सिर्फ दिख रहा है या जो असिस्टेंट है उसके पोर्ट में दिख रहा है। एक्सोस्कोप्स आ चुके हैं। एक्सोस्कोप्स आपको एक बड़े मॉनिटर पे पूरे स्टाफ को सामने सामने सर्जरीज दिखाते हैं। फ़ायदा ये है कि आपके जो असिस्टेंट हैं ओटी के अंदर, स्टाफ जो आपको असिस्ट कर रहा है, उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है ये समझना कि सर्जन को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। इसकी वजह से जो पेशेंट सर्जरी लंबी लंबी चलती थी वो ऑलमोस्ट आधे टाइम पे आ जाती है। दूसरा बहुत मेजर चीज़ है न्यूरो नेविगेशन का, ये आपको प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये आपको डिसाइड करवाती है कि एक अंदाजे से जो ट्यूमर आपको इतना लग रहा था या इतना लग रहा था, सिर्फ उतने ही हिस्से की हड्डी को कैसे हटाया जाए। नेविगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा जो हमने एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन जिसकी बात की, वो खुद में अपने आप में सबसे एडवांस्ड चीज़ हो जाती है। इस तरह के कुछ एडवांसेस हैं जो इवन स्पाइन सर्जरीज, जहाँ पहले हम पूरा चीराफाड़ी करते थे, उसके बाद हम आए हेमिलेमेनेक्टमी पे, मतलब सिर्फ आधी हड्डी हटाना, उसके बाद आ गया मिनिमल इन्वेजिव जिसमें आया कि नाक के बराबर हड्डी हटाना, मगर अपने डिस्क का या जो भी दिक्कत है उसे नहीं करना, और अब हम ट्रांसफोरामिनल इंटरलैमिनर अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब आप कुछ नहीं हटा रहे, आप सिर्फ एक दूरबीन ले जा रहे हैं। दूरबीन की मदद से वहाँ जो भी बीमारी है, डिस्क है, स्टेनोसिस है, जो भी है, उसे खोल रहे हैं और वापस बाहर आ जा रहे हैं। पेशेंट हार्डली 1-1.5 सेंटीमीटर के इंसिशन के साथ, इवन किसी में अगर हेल्थ प्रोफाइल ठीक है, बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं है पेशेंट, तो 5 mm के इंसिशन के साथ पेशेंट सर्जरी ख़त्म हो रही है। 5 mm रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 1 महीने बाद दिखता भी नहीं है कि चीरा गया कहाँ। ओके। आजकल जो न्यूरो इंटरवेंशन में सबसे नई और जो उन्नत तकनीकें हैं जो आ रही हैं वो कौन सी हैं? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लो डाइवर्टर स्टेंटिंग है। फ्लो डाइवर्टर्स अपने आप से, स्टेंट्स के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उनके साथ खून गाढ़ा होने का प्रॉब्लम हो सकता है जी। फ्लो डाइवर्टर्स उन्हें अवॉइड करते हैं या एटलीस्ट उस रिस्क को कम करते हैं, और जिस आर्टरी में वो दिक्कत आई है उसका फ्लो पेटेंट रखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये और ज़्यादा नई हो जाती हैं।
इन सर्जरीज के बाद मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं या फिर उन्हें लंबा आराम ज़रूरी होता है, ये बताइए। इन सर्जरीज के बाद आपने अगर एंडोस्कोपिक पिट्यूटरी ऑपरेट किया है, पेशेंट चौथे 5वें दिन पे घर जा सकता है। Okay. आपने एंडोवास्कुलर कॉइलिंग किया है, पेशेंट तीसरे से 5वें दिन घर जा सकता है। आपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी किया है, पेशेंट नेक्स्ट डे अगली सुबह घर जा सकता है। एंड जब मैं कहता हूँ घर जा सकता है, इसका मतलब कि उसे हॉस्पिटल वापस आने की कोई ऐसे अर्जेंट ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वो एंडोस्कोपिक स्पाइन का नेक्स्ट डे अपना इवन काम पेशेंट स्टार्ट कर सकता है। इतना सेफ सर्जरीज हो जाती हैं। आधुनिक ज़माने के साथ टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, मेडिकल साइंस भी बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे में क्या एआई या रोबोटिक्स भी अब न्यूरो इंटरवेंशन में उपयोग आने लगी है? न्यूरो इंटरवेंशन में एज सच अभी बहुत ज़्यादा एआई और रोबोटिक्स का रोल नहीं है। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी बिल्कुल हो रही है, रोबोटिक क्रेनियल सर्जरीज हो रही हैं। जो मैंने न्यूरो नेविगेशन जिसका नाम लिया, उसको रोबोटिक्स के साथ करके आप और भी बेटर सर्जरी और भी प्रिसाइज सर्जरी प्लान कर सकते हैं। रही एंडोवास्कुलर इंटरवेंशन वाली बात, तो उसमें एआई आपको बीमारी ढूंढने में हेल्प कर सकता है। जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आपको वैसे भी आ ही जाता है, बट हाँ उससे थोड़ा आपका प्रिसिशन बढ़ जाता है एज सच। और अभी के लिए एआई से इंटरवेंशन में कुछ ऐसा हेल्प नहीं है। स्ट्रोक में जो गोल्डन आवर होता है, ये क्या होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, और स्ट्रोक में न्यूरोसर्जन की भूमिका क्या होती है? हमारी भाषा में एक बहुत कॉमन लैंग्वेज कही जाती है, टाइम इज़ पावर। टाइम इज़ पावर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितनी देर लेट हमारे पास एक स्ट्रोक का पेशेंट आएगा, एक मिनट ब्रेन को परमानेंट डैमेज देता जा रहा है। तो उतनी ही देर तक न्यूरॉन्स ख़त्म होते जा रहे हैं। जितना न्यूरॉन्स ख़त्म होते जाएंगे उतना ही वो डैमेज परमानेंट बनता जाएगा। कोई भी जगह पे, जैसे हमारे हाथ, एग्जाम्पल मेरा हाथ उठाने की जो है नसें हैं, ये कोई एक नस नहीं है, ये एक पूरा कलेक्शन है। अब अगर मुझे स्ट्रोक हुआ, मेरा वहाँ का सर्कुलेशन ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हाथ एक बार में चला जाएगा, नहीं। या तो वो उंगली से स्टार्ट होगा या वो शोल्डर से स्टार्ट होगा, मगर अभी बाकी बचा हुआ है। तो अगर मेरे पास पेशेंट 4.5-6 घंटे के अंदर आ जाता है, तो उसका पैरालिसिस अभी कंप्लीट होने से रोका जा सकता है। उन बाकी न्यूरॉन्स को जो चले गए, जो परमानेंट डैमेज हो चुके हैं इतनी देर में, उन्हें लाने के तरीके बहुत कम हैं। कोई ऐसा परमानेंट तरीका नहीं है। दवाइयाँ दी जा सकती हैं, बट वो वापस गारंटीड नहीं लेके आ सकती। पर अगर उन्हें खराब होने से बचा लिया जाए तो वो चीज़ आगे पैरालिसिस नहीं देगी, या पैरालिसिस जितना हो गया उतने पे ही रोक देगी। तो बाकी हिस्सा अगर छोटा रह जाएगा तो रिकवरी का रेट ज़्यादा रह जाता है। इसलिए गोल्डन आवर इज़ 4.5 to 6 आवर्स के अंदर अंदर आपको पहुंचना है। जितना जल्दी आप एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, उतना जल्दी आप पैरालिसिस को रोक पाएंगे। ये एपिलेप्सी या मिर्गी में सर्जरी का कोई रूल होता है क्या, और क्या सर्जरी से एपिलेप्सी ठीक हो सकती है क्या? एपिलेप्सी मल्टीपल रीजंस से किसी न किसी एपिलेप्सी उन बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है जिनमें किसी तरह का ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम रह गया जी। अगर पूरे ब्रेन में रह गया है तो उसके ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं। हालांकि उसमें भी काफ़ी एडवांसेस इस टाइम पे हो चुके हैं। एंडोस्कोपिक हेमिस्टेरेक्टमीज होने लगी हैं, एंडोस्कोपिक क्लोस्टोमीज होने लगी हैं। ये अपने आप में जो एपिलेप्सी एग्जैक्टली है न्यूरॉन्स की एक्स्ट्रा फायरिंग। हम कुछ चाहते हैं, मैं हाथ को उठाना चाहता हूँ, मैं उंगली को हिलाना चाहता हूँ, ये मेरी नीडेड फायरिंग थी जो मेरे दिमाग के बाकी हिस्से ने उंगली से कहा। बट जब कोई अननोन उसमें सिग्नल्स आने स्टार्ट हो जाए, तब वो दौरे में कन्वर्ट होने लगेगा, पेशेंट्स को मिर्गी आने लगेगी। तो अगर आप उन सिग्नल्स को रोक पाए, वो आपको
एपिलेप्सी सर्जरी का पार्ट बना देता है। उसमें ओपन सर्जरीज मतलब पूरा वही चीरा देके क्रेनियोटमी करना भी एक ऑप्शन है, उसमें एंडोस्कोपिक भी ऑप्शंस हैं। अगर ऐसा आपको कोई ट्यूमर या किसी तरह का गुच्छा ऐसा कुछ मिल जाता है जो पर्टिकुलरली एपिलेप्सी दे रहा है बच्चे को या किसी बड़े को, आप उसे हटा दें, चांस रहता है कि उसे वापस एपिलेप्सी ना हो, उससे सीजर्स दौरे ना पड़े, उसका हीलिंग हो सकता है। मिर्गी या एपिलेप्सी के किन मरीजों में सर्जरी की जा सकती है? जिनमें भी आपको कोई भी लीजन आइडेंटिफाई हो रहा है, मतलब दिमाग का कोई एक या दो हिस्से आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि ये वो बार बार सिग्नल भेज रहे हैं जो बाकी पूरे शरीर को, बाकी ब्रेन को एपिलेप्सी दे रहे हैं जी। उनमें आप ये सर्जरीज कर सकते हैं। कंपैरेटिवली ये सर्जरीज इस टाइम पे काफ़ी सेफ हो चुकी हैं एंड इसके कारण जो बच्चे पूरी ज़िंदगी एपिलेप्सी से जूझते रहते थे उनमें एपिलेप्सी या तो ख़त्म कर दी जाती है, ख़त्म नहीं भी हुई तो हार्डली 10-20% का वो रह जाता है। तो कई बार हमने ऐसे बच्चे बहुत देखे हैं जो दिन के 100 दौरे के अटैक्स ले रहे हैं। अगर आप एपिलेप्सी सर्जरी उन्हें कर दो, वो 100 अटैक अगर पूरे ख़त्म नहीं भी हुए, अगर एक 100 अटैक से कोई बच्चा 1 अटैक 2 अटैक 4 अटैक पे आ जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। अब उसे, उसके पेरेंट्स को पूरे टाइम डर नहीं रहता कि अब हमारे बच्चे को दौरा आ जाएगा। तो ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये पिट्यूटरी ट्यूमर होने की संभावना जो है वो किन लोगों में अधिक पाई जाती है? मोस्टली पिट्यूटरी ट्यूमर्स किसी में भी पाए जा सकते हैं, बट यंग फीमेल्स 30s 40s 50s वाली एज या काफ़ी हद तक मेल्स जिनमें अचानक से विजन लॉस स्टार्ट हो गया हो, एक्रोमेगेली या जजेंटिज्म के फीचर्स आने स्टार्ट हो गए हों, मतलब हाथों का, सर का, इन सब का बड़ा होना, ये पिट्यूटरी के साइंस हैं कि इनमें एंडोक्राइन डिसफंक्शन मतलब हार्मोन्स का इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ है। इन केसेस में पिट्यूटरी एडेनोमा एक बहुत बड़ा कॉज है कि ये सारे चेंजेस कर रहा है। पिट्यूटरी हमारी आंखों के दोनों नसों के ऑलमोस्ट बीच में बैठी हुई है। तो जब भी वहाँ पे ट्यूमर होता है, जो इनिशियल साइंस होते हैं जो किसी को भी पता चलते हैं, वो है आंखों की ताकत जाना। तो पेशेंट आपके पास बहुत कॉमनली आता है कि मुझे इतना नहीं दिख रहा, इतना नहीं दिख रहा, या साइड का नहीं दिख रहा। इस तरह के जब सिम्टम्स लेके पेशेंट आए, वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो पिट्यूटरी ट्यूमर है। एंड पिट्यूटरी ट्यूमर एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर सर्जरी की जाए और वो पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो वो वापस नहीं होता, या होता भी है तो बहुत 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 स्लो बढ़ता है। तो पेशेंट जिंदगी अपनी अच्छे से बिता पाता है, उसके आंखों की ताकत वापस आ जाती है एंड उसको रिकवरी हमेशा अच्छी रहती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगेन बहुत शानदार रहती है। ओके, क्या ये पिट्यूटरी ट्यूमर जो होता है ये बिना चीरे के भी सही किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम पे एंडोस्कोपिक सर्जरीज इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी हैं कि आप पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं। ओके, ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, बिना चीरे होता है। एंडोस्कोप के थ्रू आप ये सारा कर सकते हैं। पेशेंट को कोई लॉन्ग टर्म में कोई खास दिक्कत नहीं रहती है। तो सबसे बेहतरीन एंडोस्कोपिक सर्जरी हैं पिट्यूटरी ट्यूमर्स के लिए। ओके, ये एंडोस्कोपिक सर्जरी से जो पिट्यूटरी केसेस किए जाते हैं और क्रेनियोटॉमी से जो केसेस किए जाते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, एक बहुत कॉमन लॉजिक है। पिट्यूटरी बैठा है यहाँ पे मेरे पीछे, इस जगह पे अंदर बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है। अब आप खुद सोच के देखिए, मैंने एक ऑप्शन दिया आपको, यहाँ से आप दूरबीन ले जाऊँ, इसके थ्रू अंदर की सर्जरी कर दूँ, राइट, वो हो गया। दूसरा मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पूरा चीरा दूंगा, पूरी हड्डी हटाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक का आधा दिमाग को मैं ऐसे स्ट्रेच करूंगा और वहाँ मुझे बीचों बीच पिट्यूटरी दिखेगी, उसको मैं निकाल दूंगा, मतलब पिट्यूटरी के ट्यूमर को मैं निकाल दूंगा। आप खुद सोच के देखिए, लॉजिक साफ साफ क्या कहता है। आपको ब्रेन को खींचना नहीं है, आपने सीधे उस पर लिया, आपने ट्यूमर हटाया, तो पिट्यूटरी ट्यूमर उस तरह से बहुत सेफ हो जाता है एंडोस्कोपिकली। राइट।
ब्रेन या स्पाइन सर्जरी के बाद मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या लाइफस्टाइल में कोई खास बदलाव ज़रूरी होता है क्या? ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। पहले अपन ब्रेन सर्जरी की बात करते हैं जी। ब्रेन सर्जरी वाले पेशेंट्स, जैसे एग्जांपल आपने किसी को क्रेनियोटॉमी किया, चीरा दिया है, हड्डी हटाई है, उस केस में वही है कि पेशेंट को स्कैल्प धोना नहीं है जब तक टाँके हट नहीं जाते, जो कि किसी भी केस में होता है। कहीं पे भी टाँके हैं उतनी देर में अपन धोते नहीं हैं, सफाई रखी जाती है। इसके अलावा कुछ खास और वो प्रिकॉशंस उसमें रहते नहीं हैं। मोस्टली जैसे मैंने कहा ये सर्जरीज काफ़ी सेफ हो चुकी हैं। तो जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 4थे दिन जो भी है, पेशेंट मोस्टली उसे कोई घर जाके प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बस कोई एक्सर्शन इनिशियली नहीं करना है क्योंकि ब्रेन अभी हीलिंग स्टेज में होता है, तो स्ट्रेस, टेंशन, इन चीज़ों से दूर रहना है। एन्युरिज्म्स जैसे मैंने कहा, उनमें बीपी का बढ़ना उन पेशेंट्स में देखा गया है कि बीपी बढ़ने की बीमारी ज़्यादा साथ में रहती है, तो उनमें बीपी कंट्रोल का रहता है। रही स्पाइन सर्जरी वाली बात, जैसे मैंने कहा मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज इतनी सेफ हो चुकी हैं कि पेशेंट नेक्स्ट डे ही वॉक करना वापस स्टार्ट कर देता है। तो उसमें बस एक मेन परहेज यही रहता है कि वो जाके अननेसेसरी बेंडिंग ना करे, वो कुछ हैवी ना उठाए, ये मेन प्रिकॉशंस हैं। उसके अलावा ये सर्जरी इस टाइम पे काफ़ी सेफ हो चुकी है। अब इतनी सारी जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की, दूसरी बीमारियों की, तो ऐसे में लोगों में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक के कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं, चेतावनी वाले संकेत, जिन्हें वो समझकर, जानकर तुरंत पहचाने और अस्पताल की ओर रुख करें। जब भी कोई मरीज़ आके मुझसे कहता है कि मुझे बार बार चक्कर आते हैं जी, या आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, वो मेरे लिए पहला साइन है कि या तो उसके हार्ट में या कैरोटिड या ऊपर के वेजल्स में कहीं पे उसे एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे आप कहते हैं, चर्बी की गठानें बन रही हैं। ये स्ट्रोक के साइंस हैं कि इसमें कहीं पे चर्बी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल जैसे है वो बढ़ रहा है और पेशेंट को आगे चल के परमानेंट स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा, आपके पास बहुत कॉमनली होता है कि हम रात में सोए, आराम से सोए, सुबह घर में जो है बाबूजी, माताजी सुबह जब उठे तो एक साइड लकवा मारा हुआ है। ये स्ट्रोक का साइन है। ये वो पेशेंट्स हैं जिन्हें इधर उधर भटके बिना जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाया जाए। तो जो मैंने कहा मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की जा सकती है, थ्रोम्बोलिसिस किया जा सकता है, उनसे बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। तो जब भी इस तरह के फीचर्स किसी में आने स्टार्ट हो तब वो आपका स्ट्रोक की तरफ जाता है। किसी को पैरालिसिस पूरा आ गया है, उसका मुंह साइड से टेढ़ा हो गया है, थूक निकल रही है, ये स्ट्रोक है। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स, हायर बीपी वाले पेशेंट्स जो स्पेशली अपने मेडिकेशंस बीच में नहीं ले रहे हैं, उनमें स्ट्रोक का चांस हमेशा ज़्यादा हो जाता है। एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि आपके अनुसार लोग अपनी कौन सी आदतों में सुधार कर स्ट्रोक या जो ब्लड वेसल हैं उन बीमारियों से बच सकते हैं? सबसे ज़्यादा खतरनाक है स्मोकिंग। स्मोकिंग सबसे पहले स्ट्रोक करवाती है, सबसे ज़्यादा कॉमन करवाती है। सिर्फ स्मोकिंग छोड़ना ही अपने आप में बहुत हीलिंग ले आता है। उसके अलावा फिर ऑफ कोर्स हमारे डाइटरी हैबिट्स, मतलब हेल्दी खाना, कोलेस्ट्रॉल से थोड़ा दूर रहना, मतलब कोलेस्ट्रॉल घटवाना, चिकना, तेल, तलाई, ये सब थोड़ा कम खाना, ये अपने आप आपका स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम कर देता है। एंड किसी में भी अगर इस तरह के फीचर्स आने शुरू हों कि बार बार स्वेटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है, इस तरह के जो साइंस हैं, ये आपको बताता है कि ये पेशेंट स्ट्रोक की तरफ जा सकता है। इनमें आपको एंजियोग्राफी या कुछ करके चेक करना ज़रूरी है। अगर सब कुछ सही निकलता है तो बढ़िया, अगर कुछ भी खराबी आती है तो कम से कम आप उस पेशेंट को एक परमानेंट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। चित्रपाल हॉस्पिटल अजमेर में कौन कौन सी नई तकनीकों से मरीजों को राहत दी जा रही है और निकट भविष्य में क्या क्या नए आयाम देखे जा सकते हैं? चित्रपाल में हमारे पास स्ट्रोक रेडी सेंटर हो चुका है। हम एंडोस्कोपिक पिट्यूटरी जैसे मैंने कहा हम कर रहे हैं जी। एंडोस्कोपिक स्पाइन, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन,
ये सारी सर्जरीज की जा रही हैं। तो दूरबीन से करने वाली या बिना चीरे करने वाली, एंडोवास्कुलर वाली, ये सारी सुविधाएं इस टाइम पे उपलब्ध हैं। मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और अब ये बता दीजिए कि आपको मरीज कोई दिखाना आना चाहे तो कब आ सकता है, मतलब समय और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो क्या होता है? मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार 10 से 5 बजे तक ओपीडी खुली है। इसके अलावा किसी भी पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी अगर होती है तो इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 खुली है। तो हम इस पूरे टाइम अवेलेबल हैं। किसी को भी अगर न्यूरो रिलेटेड कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम आती है तो हॉस्पिटल पूरे टाइम उनके लिए ओपन है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज 5 बजे बाद, और अदरवाइज़ हम 10 से 5 देख रहे हैं डेली बेसिस पे।